पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये एक छोटा सा टॉपिक था जो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन में, उसकी बात कर लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट्स का आपस में डिवीजन कैसे होता है, लाभ का जो विभाजन होता है वो किस तरह से होता है। ये तो हम लोगों ने बात की थी। खातों की संख्या कितनी होती है भाई? जो स्थिर पूंजी होता है सिस्टम हमारा, उसमें क्या होता है सीधा सीधा आपको पता है। स्थिर पूंजी में दो खाते हो जाते हैं, ठीक है। एक आपका पूंजी खाता होता है और दूसरा क्या होता है, करंट अकाउंट, है ना। अच्छा, चालू खाता जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर हमारा अस्थिर पूंजी में एक ही खाता रहता है, इसीलिए तो अस्थिर हो जाती है, क्योंकि उसमें आप सारी एंट्रीज करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। कितने पैसे निकाले, ब्याज कितना मिला, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो संलेख यानी कि कौन कौन सी चीजों को आप लिखोगे यहाँ पर, उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। तो कौन कौन सी चीजों को यहाँ पे लिखते हो आप? यहाँ पर आपके दो खाते होते हैं। तो जो कैपिटल अकाउंट रहता है उसमें तो सिर्फ कैपिटल वाली चीज है कि आपने कब पूंजी डाली, और उसके बाद अगर पूंजी बढ़ाई है तो ऐड किया जाएगा, पूंजी निकाली है तो किया जाएगा, जो बहुत ही रेयर होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो सामान्यता क्या रहता है, स्थिर शेष सामान्यतः स्थिर रहता है, ठीक। लेकिन एक्सेप्शंस को छोड़ करके, तो एक्सेप्शंस क्या हो जाते हैं कि आपने पूंजी को और बढ़ा दिया, और अगर पूंजी को और बढ़ा दिया या पूंजी को कम कर दिया, तब ये खाता कम हो जाएगा। स्थिर पूंजी खाते में कौन सा खाता? पूंजी खाता। और चालू खाता तो बदलता रहता है, लेकिन हम लोग पूंजी खाते के शेष की बात कर रहे हैं। तो पूंजी खाते में क्या हो जाएगा, स्थिर ही रहता है, ठीक। अच्छा, और जमा शेष, यहाँ पे जमा शेष का मतलब यह है कि यहाँ पे जो बैलेंस रहता है हमेशा क्रेडिट रहता है, किसमें? पूंजी खाते में, ठीक। क्रेडिट साइड बैलेंस रहता है, जमा पक्ष में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आपने पैसा जमा ही किया होगा। पूंजी खाते में ऐसा नहीं होता कि आप पैसे निकाल लोगे भी तो जीरो नहीं हो पाएगा, और जीरो के बाद निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, जमा शेष ही रहता है। इधर क्या होता है, इधर आपका चालू खाता भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पूंजी प्लस चालू एक ही में होता है, ठीक। पूंजी प्लस चालू एक ही खाता होता है, तो इसलिए कुल खाता कितना रह जाता है, एक, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन इसी में हम लोग पूंजी में कितना पैसा दिया गया वो तो देखते ही हैं, उसके साथ साथ कितना ब्याज मिल रहा है, बीच में कभी कोई पैसे निकाला है, कहीं से और इंटरेस्ट आना है, रोज जो भी रोज रोज से काम हो रहे हैं, आपका लेन देन किसी भी तरह से हो रहा है, उसको भी हम लोग यहाँ पे मिला के चलते हैं। और इस वजह से इसमें क्या होता है, कभी कभी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डेबिट साइड भी बैलेंस हो सकता है, ठीक। कभी कभी पॉसिबल है, ज्यादातर यहाँ पर भी नहीं होगा, चांसेस कम रहेंगे, लेकिन कभी कभी मान लीजिए आपने आहरण बहुत ज्यादा कर लिया, बहुत ज्यादा ड्राइंग्स कर ली, तो आपका क्या हो गया, टोटल बैलेंस निगेटिव हो गया। टोटल बैलेंस निगेटिव हो जाने, क्योंकि पूंजी खाता है, पूंजी इस तरह के जो ओनर्स इक्विटी वाली चीज होती है, पूंजी लगाने वाली चीज होती है, उसमें अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर कभी कभी निगेटिव बैलेंस हो सकता है, यानी कि डेबिट साइड में ज्यादा आ सकता है, लेकिन इधर कभी भी नहीं आएगा, है ना। और मदे कौन कौन सी रहती है? स्थिर पूंजी में आपका करते हो दो खाते अलग अलग रखते हो, तो जो पूंजी खाता होता है उसमें तो सिर्फ पूंजी आती है। और जो दूसरा खाता रहता है चालू वाला, ठीक है, चालू खाते में क्या क्या जाता है, जो भी आपका आहरण है, ठीक है, ब्याज है, ये सारी चीजें जो अदरवाइज आप पूंजी खाते में नहीं डालते हो, जैसे हम लोगों ने कक्षा 11 में ही पढ़ा हुआ था। लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, ये सब मिल जाती हैं, सब, ठीक है। अब ये सब मैंने आपको ऐसे ऐसे हल्के हल्के बता दिया। यहाँ पर क्या था, स्थिर रहता है पूंजी खाते में, इसीलिए इसको स्थिर पूंजी विधि कहते हैं। यहाँ पर क्या करता है कि बदल सकता है, ठीक है, बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि आप सिर्फ पूंजी से डील ही नहीं कर रहे हो, है ना। और ये सारी बात हम लोग कर चुके थे, बस एक टॉपिक रह गया था, इसलिए मैंने इसको जल्दी से ब्रीफ में बता दिया। तो ये 4 पॉइंट्स के हिसाब से अगर आ जाता परीक्षा में लिखने को, तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। बाकी हम लोग अपना जो अगला टॉपिक है कि लाभ का विभाजन कैसे होता है उसको देखेंगे, और इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो ये बहुत व्यवस्थित तरह से तो नहीं लिखा है मैंने, लेकिन आपके लिए काम चल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। अब आ जाते हैं अपना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जा सकता है, इसमें जो सब टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, वो है लाभ का विभाजन कैसे होगा, प्रॉफिट की शेयरिंग कैसे होगी। तो हम लोगों ने ये बात की थी कि भाई पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, और जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है उसमें लिख देते हैं साझेदारी विलेख में कि किसको कितना कितना शेयर जाएगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, ठीक है, कितना हिस्सा रहेगा, किसका कितना रेशियो रहेगा, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो भी हम लोगों ने बात की थी, तो क्या कर देते थे, तो हम लोग भाई सबको बराबर बराबर हिस्सा दे दिया करते थे, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। 3 पार्टनर से तो सबको एक एक हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है, 3 हिस्से कर दिए, सबको एक एक हिस्सा दे दिया। लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे अनुपात में 10:4:2 में हो, कुछ भी हो सकता है ना। हालांकि 10:4:2 तो 5:2:1 भी बोला जा सकता है। अरे मैं ये बोल गया, कंफ्यूज मत होना, 10:4:2 बोला, इसमें 2 से भाग दे दोगे तो 5:2:1 हो जाएगा ना। कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा वो यहाँ पर लिखा होगा, किसमें, साझेदारी विलेख में। अच्छा, अब एक बात आप ये समझिए, कक्षा 11 में हम लोगों ने पहले बात की हुई है, तो एकल स्वामित्व यानी कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते थे तो क्या करते थे हम लोग, भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई दुकानदार है या कोई एक अकेला इंसान है, नॉट नेसेसरी दुकान चलाता हो, किसी और भी तरह का बिजनेस हो सकता है, जो भी लाभ और हानि हुई, जो भी,
उसको हम लोग पुनः उसी के पूंजी खाते में जोड़ देते थे। अगर लाभ हुआ तो जोड़ दिया, हानि हुई तो उतना कम हो जाएगा। तो पूंजी उसकी बढ़ेगी अगर लाभ हो गया, पूंजी उसके द्वारा लगाई गई कम हो जाएगी अगर हानि हो गई। ठीक, यही तो करते थे, एकदम सिंपल था। एकल स्वामित्व में भाई आपको जो कुल लाभ और हानि हुआ उसको आपने पुनः उसको पूंजी खाते में जोड़ दिया। अच्छा, लेकिन साझेदारी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। क्या अंतर हो जाता है? आप सोचोगे कॉन्सेप्चुअल लेवल पर सेम है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। साझेदारी में भी क्या होगा, कोई कंपनी है, साझेदारी फर्म है, अब कंपनी नहीं बोलना चाहिए, सॉरी कंपनी नहीं है, साझेदारी फर्म है, मिलकर के लोग काम कर रहे हैं, कंपनी अलग चीज हो जाती है। अच्छा, साझेदारी फर्म में भी लाभ और हानि हुआ, अच्छा ठीक है, जो भी प्रॉफिट और लॉस हो गया, और यहां पर आपको पता है कि किस किस अनुपात में बांटना है, मान लीजिए वो भी लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले यहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। जब अकेला आदमी काम कर रहा है तो वो कोई सैलरी तो ले नहीं रहा, वो कोई कमीशन तो ले नहीं रहा, जबरदस्ती वहां पर नाम क्यों बनाना है? क्योंकि जो कुछ भी प्रॉफिट होगा उसी को हो जाएगा। मान लीजिए लाभ हुआ, अब लाभ को ही आप सैलरी में तोड़ दो, किस किस में तोड़ दो, सैलरी, वेतन, ठीक है, कमीशन और प्रॉफिट। अब बात है जब अकेला ही इंसान है तो वो इसमें जबरदस्ती क्यों तोड़ेगा? लेकिन साझेदारी फर्म में हो सकता है कि कुछ लोगों को सैलरी मिल रही हो सकता है कुछ लोगों को कमीशन दिया जा रहा हो, है ना, कोई डील हुई या कुछ भी हुआ है। तो जब ऐसी स्थिति है तो हम लोग कई चीजों को एडजस्ट करते हैं। किस किस को एडजस्ट करते हैं? आहरण पर ब्याज, किसी ने अपनी पूंजी से कुछ पैसे निकाले, या फिर जो भी कंपनी का पास पैसे आ रहे थे उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए, और पैसे निकालने के बाद से उसको कंपनी को वापस इंटरेस्ट देना है। मान लीजिए विलेख में लिखा हो, हम लोगों ने बात की थी लिखा होता नहीं लिखा होता, इसकी बात की थी पिछले वीडियो में, याद करना। तो अगर आपको जो भी पैसे देने हैं ब्याज के रूप में, उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। ऐसे ही आपने जो पूंजी दी है कंपनी को, उस पर आपको ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक, उसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर कंपनी को एज ए लोन आप दे रहे होगे, बाद में जब जरूरत है तब दे रहे होगे, तो 6% पर तो देना ही पड़ता है। बाकी टाइम पर भी देना होगा नहीं देना होगा, वो अगर लिखा हुआ है तो देना होगा, नहीं लिखा हुआ है तो पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। ये अधिकार नहीं है उसका, अगर मेंशन्ड है तो देना पड़ेगा नॉर्मली, अगर नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट हम नहीं देंगे। अच्छा, फिर उसको वेतन देना है या नहीं देना है, उसको कमीशन देना है या नहीं देना है, तो इस तरह की चीजों को हम एडजस्ट करेंगे, ये सीधी सी बात है। क्योंकि भाई अभी यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं, अकेले वाले में मतलब ही नहीं है इन सबका। एक दुकानदार है भाई, उसको मान लीजिए 10,000 रुपए का फायदा हुआ, तो उसमें बोल देता कि नहीं इसमें 2,000 तो हमारा कमीशन है, 3,000 रुपए हमारी सैलरी है, और बाकी का जो बचा हुआ है वो प्रॉफिट है। कोई मतलब ही नहीं है इसमें तोड़ने का, अननेसेसरी है। एक ही इंसान है, अरे वो नहीं भी तोड़ेगा तब भी उसको 10,000 मिल ही रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, हो सकता है किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही हो सकता है किसी को कमीशन दिया जा रहा हो सकता है किसी ने पैसे निकाल लिए तो उसको इंटरेस्ट वापस चुकाना है, हो सकता है किसी ने पूंजी में पैसे लगाए हुए और साझेदारी विलय के अनुसार से उसको हमने पूंजी पर इंटरेस्ट पे करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। और इस एडजस्टमेंट के लिए ये सीधा सीधा तो हमें बता नहीं पाएगा, जब हम इसको एडजस्ट कर रहे होंगे उसके लिए हमें एक नए तरह के अकाउंट को बनाने की जरूरत पड़ती है। काफी मिला जुला जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ उससे बहुत अलग नहीं है, लेकिन इस अकाउंट का नाम क्या होता है, ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। क्या होता है, विनियोग खाता। ये बताएगा कि वास्तव में अंतिम लाभ और हानि क्या क्या होगा जिसको वितरण के योग्य माना जाना चाहिए। क्यों, इनमें ये सारी चीजों को हम लोग एडजस्ट कर रहे होंगे। ठीक, अच्छा, तो इसी का नाम हिंदी में हो जाता है लाभ व हानि विनियोग खाता, इंग्लिश में बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना एप्रोप्रिएट करेंगे आप। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये क्यों करते हैं, ये करते हैं इसी के लिए भाई साझेदारों के बीच वितरण योग्य अंतिम लाभ और हानि निश्चित करने हेतु। अंतिम का मतलब जो स्टार्टिंग में लाभ और हानि हुआ उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या है, समायोजन। तो ये कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये एकदम आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पर एक बार समझ में आ जाएगा, बहुत ही ऑब्वियस है, लेकिन एक बार समझ लोगे तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा दिखता है, उसका प्रारूप देखते हैं, उसका फॉर्मेट देखते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत आराम से समझना। ठीक है, पहली बार जब कोई भी देख रहा होता है तो उसको थोड़ा सा डाउट होता है। 2 चीजें अलग अलग हैं। एक है आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट, विनियोग खाता, वो कैसा दिखेगा उसकी ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा होता है कि अलग अलग पार्टनर को जब बाद में प्रॉफिट शेयर किया जाएगा तो कैसा होगा। तो हर पार्टनर का पूंजी खाता या फिर पूंजी खाता और चालू खाता, क्यों, क्योंकि 2 विधियां थी, एक स्थिर पूंजी खाता विधि थी और एक दूसरा अस्थिर पूंजी खाता विधि थी। तो अगर सिर्फ पूंजी खाता आपने एक ही बना रखा है तो हमारा क्या हो जाता था, वो अस्थिर पूंजी खाता विधि हो जाती थी। और अगर आपने दोनों अकाउंट्स अलग अलग कर रखे हैं, पूंजी खाता अलग है, चालू खाता अलग है, यानी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों अलग अलग है, उस स्थिति में क्या करते थे हम लोग, दोनों के अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे। तो वो अकाउंट्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, लाभ और हानि विनियोग खाते की बात कर रहे हैं। इस स्थिति में ये किसके लिए बना है, ये फर्म की दृष्टिकोण से बना हुआ है। किसके, फर्म के लिए बना हुआ है। जो साझेदारी फर्म है ये किसी भी साझेदार के लिए नहीं बना हुआ है।
तो अब इसको आप इस दृष्टिकोण से समझोगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग जो भी हमारा लाभ और हानि खाता होता है ना, उसी का ये एक तरह से एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन समझते हैं? एक्सटेंशन मतलब उसी का एक तरह का विस्तार है, ठीक है। अच्छा, अब एक्सटेंशन है तो किस तरह का एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन में भाई जो भी आपका लाभ और हानि खाते में आपको जो भी लाभ हुआ था या फिर हानि हुई थी, दोनों में से एक ही चीज तो होगी। तो अगर लाभ हुआ तो हम लोग लाभ को क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर। तो अगर लाभ होगा तो हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पर, और अगर हानि होगी तो हम लिख देंगे किधर? डेबिट साइड पर। लेकिन आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हम लोग मानते हैं कि किसी कंपनी को, कोई भी साझेदारी फर्म थी, कंपनी नहीं, मैं कंपनी बोल देता हूं बीच बीच में, उसको इग्नोर करना। कंपनी नहीं, साझेदारी फर्म की बात हो रही है, ठीक, एक पार्टनरशिप की बात हो रही है, पार्टनरशिप बोलना ठीक है। तो पार्टनरशिप में अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर लिखेंगे, और ये वाली एंट्री होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एंट्री तो तब होनी है जब लॉस होना है, और अभी हम मान लेते हैं कि लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ, तुम्हारी एक एंट्री तो वो हो गई। अच्छा, अब दूसरी चीज कंपनी के पॉइंट ऑफ, फिर मैंने कंपनी बोला, सॉरी, दूसरी बार फिर से पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। अभी मैंने कंपनी की क्लासेस पढ़ाई है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कंपनी बोल रहा हूं बार बार, तो उसको इग्नोर करना। पार्टनरशिप में फिर से क्या हुआ, वो पार्टनरशिप में आप, उस पार्टनरशिप से कुछ लोगों ने पैसे निकाले हुए थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आहरण। इसलिए हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स, ठीक। किसी ने पैसे निकाले हों तो उसको क्या बोल देते हैं? आहरण, ड्रॉइंग्स। अब किसी ने पैसे निकाल लिए हैं तो उससे कंपनी ब्याज लेगी, है ना, क्या ब्याज लेने का प्रावधान हो सकता है। तो अगर कंपनी ब्याज लेगी तो मान लीजिए 3 पार्टनर्स है तो तीनों से ब्याज लिया, कुछ कुछ किसी भी रेट पर। रेट नॉर्मली फिक्स रहता है 6%, 7%, 8% जो भी हो। अगर मान लीजिए 6% पर लिया तो जिसने जितने पैसे लिए उस हिसाब से उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो वो ब्याज फिर किसके पास आएगा? पार्टनरशिप के पास आ जाएगा। इसलिए आप ये समझिए कि जो एक तरह से प्रॉफिट था वो प्रॉफिट आपका और बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जब हम लोग लोगों से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हमारे प्रॉफिट में, हमारे मतलब पार्टनरशिप के प्रॉफिट में कुछ जुड़ रहा है, इसीलिए उसको भी हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, ठीक। अच्छा, और ये बनाते क्यों खाता? हम लोग को पता है क्यों बनाते हैं। ये बनाते हैं कि कौन सा कितना लाभ बचा है जो लोगों में बांटा जा सके, या फिर हानि। अभी हम लोग सिर्फ लाभ की बात करते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अगर लाभ कितना है जो वास्तव में बांटा जाना चाहिए, तो उसमें हम लोग एडजस्टमेंट्स करते हैं, समायोजन करते हैं। अब सोचो, हमारे पास इतना तो लाभ हो गया था, किसी ने हम लोगों से उधार ले रखा, किसी ने मतलब पार्टनर्स ने, तो उनसे जो उन्होंने जो उधार लगा हुआ है उस उधार के ऊपर वो हमें जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसने भी हमारे क्या किया, कुल मिलाकर के हमें एक तरह से हमारा लाभ बढ़ा रहा है पार्टनरशिप का, तो उसको भी हमने क्रेडिट कर दिया। लेकिन साथ में अगर कोई पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये पहले वाले लाइन बोल छोड़ देना अभी, ठीक। क्या करेंगे? हमने उसको वेतन दिया तो उसको तो हम लोग घटा देंगे। तो घटाने का मतलब क्या हो जाएगा? आप डेबिट साइड पर एंट्री कर दो, ठीक। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि वास्तव में सैलरी देने से क्या हो गया कि जो लाभ का हिस्सा अब बांटा जाना है वो कम हो जाएगा। तो कम कैसे निकालते हैं हम लोग? क्रेडिट और डेबिट का बैलेंस देखते हैं, तो जो जिस तरफ ज्यादा होता है वहां से हम बैलेंस निकाल लेते हैं। तो अगर वहां पर क्रेडिट बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पर डेबिट भी बढ़ने लगेगा तो कुल मिलाकर के जो बैलेंस बच करके आएगा लास्ट में वो कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? लाभ अब कम हो गया है जिसको बांटा जा सके, ठीक। अच्छा, तो ऐसे ही अगर हम लोगों ने पूंजी पर ब्याज का प्रावधान किया हुआ है, आपको पता है ना कि पूंजी पर ब्याज मिलना अधिकार नहीं है पार्टनर का, ये हम लोग अपने पार्टनरशिप डीड में लिख करके चलते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कोई अधिकार नहीं, अगर लिखा हुआ है कि 6% पे आपको ब्याज मिलेगा तो मिल जाएगा, जितने पर भी लिखा हुआ है। तो अगर आप पूंजी पर ब्याज दे रहे हो, सारे पार्टनर्स ने कुछ पूंजी लगाई हुई है, अब पूंजी जिसने लगा रखी है उनको जब आप ब्याज दोगे तो आपका लाभ कम हो जाएगा, तो जो बांटने योग्य लाभ बचा है वो कम हो जाएगा। इसीलिए अगर आप ब्याज, पूंजी पर ब्याज दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो उसको भी हम लोग डेबिट कर देते हैं, ठीक। पहली वाली लाइन तो छोड़ रखी है, अभी लॉस की बात ही नहीं कर रहे, हानि की बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, इसी तरह से साझेदार का कुछ कमीशन बना, वो भी आपके लाभ को कम कर देगा, तो उसको भी हम लोग डेबिट कर देते हैं। एकदम आसान है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। फिर साझेदार के ऋण पर ब्याज, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसको हम लोग कभी कभी इस अकाउंट से बाहर ही एडजस्ट कर लेते हैं और कभी कभी यहाँ पे करते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें ऐसा हुआ कि पार्टनरशिप चल रही थी, पार्टनरशिप को बीच में पैसों की जरूरत पड़ी, सारे पार्टनर्स अपने अपना कैपिटल दे चुके थे, जो उनका पूंजी का हिस्सा था वो दे चुके थे, लेकिन उसके बाद भी पार्टनरशिप को जब पैसों की जरूरत पड़ी तो एक पार्टनर आगे आया, उसने बोला कि हम आपको लोन दे देते हैं। पार्टनर किसको लोन दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म को। और उस दृष्टि में जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने जिस भी पार्टनर ने पैसे दिए हैं उसको क्या करेगी? उसको इंटरेस्ट भी तो देगी, ब्याज देगी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया है, अंदर से ही लोन ले लिया, किसी एक
पार्टनर से ही लोन ले लिया, लेकिन उस पर क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी ना, तो यहाँ पर फिर से जो उसका लाभ है वो कम हो जाएंगे। तो इस वजह से ऐसी एंट्री को भी हम लोग डेबिट कर देते हैं, या फिर हम लोग जब अपना नेट प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से, लाभ और हानि खाते से, तो वहां पर हम एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ देखो ये लाभ इतना है, लेकिन इसमें से इतना इंटरेस्ट तो हमें लोन पर दे देना है, ठीक। तो वो लोन पर पार्टनर को जो इंटरेस्ट देने वाली बात है वो या तो आप यहां पे कर लो डेबिट, या फिर इस खाते से पहले ही कर लो, ठीक है। तो हमारे उदाहरण में हम पहले भी कर लेंगे, यहां पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप समझ लो कि इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अब ये सारी चीजें आपको, मान लीजिए अब नंबर्स ले लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए आपको कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए का लाभ हुआ था, ठीक। अच्छा, लोगों ने कुछ कुछ आपसे ब्याज ले रखा था, जिसमें सबका जो जो पैसे वापस किए फर्म को ब्याज के रूप में, वो 1000 रुपए और 500 रुपए और 250 रुपए ये थे, ठीक। तो सब मिलाकर ये कितना हो गया, ये हो गया 1,01,750, ठीक। ये टोटल आपका इधर हो गया बैलेंस। जो प्रॉफिट है जो कंपनी बांट सकती है, लेकिन बांट नहीं पाएगी इतना, क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने पूंजी दे रखी थी उस पर जो पूंजी का ब्याज था, अब वो भी 3 लोगों ने दिया हुआ था, तो तीनों का हम ऐसे जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए तीनों का जोड़ करके आ गया 20,000 रुपए, ठीक। तो 20,000 रुपए से आपने डेबिट कर दिया तीनों का जोड़ करके। ऐसे ही आपने साझेदार को सैलरी दी, तो मान लीजिए तीनों को सैलरी मिला करके भी हमने कितना दे दिया, 15,000 रुपए। ऐसे एक रैंडम नंबर्स हैं, आप समझ लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, लाभ एक तरह से जो लाभ का हिस्सा बांटा जा सकने वाला है वो कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो कैसे दिखेगा वो समझिए। अच्छा, फिर क्या हुआ, साझेदार का कमीशन मान लीजिए आपने 10,000 रुपए दे दिया। अच्छा, साझेदार के ऋण पर ब्याज, कंपनी को बीच में, कंपनी बोल रहा हूं, पार्टनरशिप को बीच में जरूरत पड़ी थी किसकी, पैसों की, तो किसी ने आपको लोन दिया था और उसको आपने क्या किया, ब्याज दे दिया। तो ब्याज आपने मान लीजिए यहाँ पर 5,000 रुपए का दे दिया। तो कुल मिलाकर के आपके पास 1,01,750 रुपए हो गए थे जिसको आप बांट सकते थे, लेकिन उसमें से आपने 20,000 रुपए पूंजी पर ब्याज, 15,000 रुपए सैलरी के रूप में, और फिर 10,000 रुपए किस तरह से, कमीशन के रूप में, और 5,000 रुपए किस तरह से, जो भी आप लोन लिया था पार्टनरशिप ने उसको वापस करने के लिए वो मिला लिया। तो कितना हो गया, 20 और 15 35 और 10 45 और 5 50, तो 50,000 रुपए तो आपके खर्च हो गए। तो अब क्या हो जाएगा, लाभ का वितरण अब ये भी अनुपात में किया जाएगा। मान लीजिए जो टोटल लाभ कितना हो सकता है, तो 50,000 ये है, 1,01,785 है, तो 1,01,750 से आप 50,000 रुपए घटाओगे, उतना अमाउंट बचेगा, वो हो जाएगा टोटल वो पैसा जो आप लाभ में बांट दोगे। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 51,750। और इसको भी हम किस अनुपात में तोड़ेंगे, अगर 3 पार्टनर्स हैं और उनको तोड़ने का जो भी अनुपात दे रखा है उस अनुपात में ही हम तोड़ेंगे। तो मान लीजिए अगर हमें क्या दे रखा है, मान लीजिए अगर हमें दे रखा है 3:2:1, तो 51,750 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 51,750 में पहला वाला जो आ जाएगा वो तो सीधा सीधा आप 3 × करोगे तो 1/2 हो गया, मतलब ठीक है, चलो आप ऐसे देख लो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 8 7 5, 25,875 आपने पहले को दे दिया, और आखिरी वाले को कितना दे दिया, तीनों का काउंट आ जाएगा। तो इसमें सीधे सीधे 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6 8 48, 3 और 7 6 6 36, 1 और 5 6 दूनी 12, 3 और 0 8,625, और जो बीच वाला अमाउंट है वो हो जाएगा कितना, इसी का 2 गुना कर दीजिए, 0 5 3 17,350। तो ये और ये, तो देखिए ये इस अनुपात में हम लोग अगर 3:2:1 में बांटना होता तो हम इस अनुपात में ये लिख देंगे और कुल मिलाकर के 51,750 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, विनियोग खाता है। अब किसी पार्टनर को जब पैसे दिए जा रहे होंगे तो उसके लिए हम उस जो भी पूंजी खाता है या पूंजी और चालू खाता दोनों मिला करके है, तो वहां पर फिर हम अलग तरह से उसके खाते बना देंगे। ये सिर्फ विनियोग। अब यहाँ पर ये मैं बार बार क्यों इसको इतना बता रहा हूँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, कई लोग इस तरह का जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जो भी पार्टनर है, जो साझेदार है, उसके अकाउंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहां पर एंट्रीज बदल जाती हैं। यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज जो भी हैं वो आप ध्यान रखोगे किसके एंगल से, पार्टनरशिप की तरफ से, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी चैप्टर को आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी हमें सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। शेयर करिए बाकी अपने दोस्तों के साथ और लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आया। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।
अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।